जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, फिर से हाजिर हैं हम यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी प्रीवियस ईयर सीरीज में, जिसके अंतर्गत आज हम वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। उत्तराखंड के समूह ग के सभी एग्जाम्स के लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाकी अन्य पेपर्स के पीवाईक्यूज अलग अलग प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एक बार चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी के। कुछ क्वेश्चंस पहले हम हल करेंगे, जिसमें हिंदी के शायद 20 क्वेश्चंस हैं, एंड देन रीजनिंग प्लस उत्तराखंड और भारत के जीके के हम यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि विलोम शब्दों के प्रयोग में जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो किया जाता है उपसर्गों का। किनका? उपसर्गों का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे अब देखिए, आदर का हम क्या बोलते हैं? आदर का अगर हमसे पूछा जाए कि विलोम शब्द क्या है, तो हम सीधे बोलते हैं अनादर। ऐसे ही फिर शिक्षित का अगर मैं पूछूं कि इसका विलोम क्या होगा, तो हम कहते हैं अशिक्षित। अशिक्षित यानी कि उपसर्गों का जो पहले शब्द लगते हैं उनका बहुत प्रयोग किया जाता है विलोम शब्दों में। ठीक है, इनका बहुलता से प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को छांटना है। देखिए, गांठ, गोरा, कोना, देखने से ही लग रहा होगा आपको कि ये क्या है? तद्भव शब्द है। और जो हमारा खंड ग्रह है, ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये शब्द होते क्या हैं आखिर। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, वह शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। यानी कि ज्यों के त्यों जैसे उस भाषा में लिखे हैं, वैसे ही इनको हिंदी भाषा या अन्य भाषाओं में भी यूज किया जाता है या उनका प्रयोग किया जाता है। उनको तत्सम कहते हैं। और जिनका बदला हुआ स्वरूप आ रखा है, उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। अब कई बार देखिए, गांठ का पूछा जा सकता है, तो गांठ का आपका होता है ग्रंथि। राइट, गांठ का तत्सम हो जाएगा ग्रंथि और तद्भव गांठ। गोरा का अगर मैं पूछूं, तो गोरा का होता है आपका गौर। कोना का अगर मैं पूछूं, तो कोना का आपका हो जाता है कोण। ठीक है, कोण आपने पढ़ा होगा, त्रिकोण, त्रिभुज या किसी भी दो लाइनों के बीच का जो एंगल, कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगली बार गोरा पूछ जाए। ठीक है, तो ये आप ये कैसे पढ़ेंगे? आपको जो भी लिस्ट, जिस भी बुक में आपको ये दिखता है, उनको बार बार एक बार देखते रहें। एक बार मुंह से वाचन करें और एक बार कई बार लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यथेष्ट संधि में, यथेष्ट शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, जो यथेष्ट हमारा शब्द है उसमें आपका संधि होगी गुण संधि। यथाधन हेष्ट। ठीक है, यथेष्ट यहां पर आपका ये बन जाएगा। गुण संधि के अगर मैं अन्य आपको उदाहरण पूछूं, तो गुण संधि के उदाहरण जैसे हो जाएगा आपका नर, धन, ईस। ये मिलकर क्या बनाएंगे? नरेश। ठीक है, आप यहां पर गौर कर रहे होंगे, ये अ प्लस ई मिल करके क्या बना रहे हैं? भाई बना रहे हैं। ठीक, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आ प्लस उ मिल करके क्या बना रहे हैं? ओ, महोत्सव। ठीक, तो ये हमारा कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि कुछ इस प्रकार से होती है। और इस प्रकार के अगर संरक्षित संधि विच्छेद अगर आपको देखने को मिले, तो वहां पर आपको टिक लगाना है गुण संधि पर।
अगली जो संधियां हैं, एक बार इन अन्य संधियों को भी देख लेते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है? तो दीर्घ संधि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, अ या आ के मिलने पर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, यानी कि अ या आ के मिलने पर आ बन जाएगा। ई या ई के मिलने पर बड़ा ई बन जाएगा। ठीक, ऊ या ऊ के मिलने पर बड़ा ऊ बन जाएगा, यानी कि जो दीर्घ वाला स्वर वर्ण है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उदाहरण से ही क्लियर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों से आपको ये क्लियर पता चलेंगी। विद्या धन आलय, अगर मैं पूछूं विद्या धन आलय क्या बन जाता है हमारा? विद्यालय। राइट, तो यहां पर आप देख रहे होंगे विद्या आ प्लस आ, फिर से आ बन गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं रविंद्र, रवि धन इंद्र, तो रवि में आपका छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलकर के बड़ा ई बना दिया रविंद्र। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे किसके? दीर्घ संधि के। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपको, दीर्घ वाला क्या है? शब्द मिलकर बनेगा, यानी कि जैसे अ में आ जुड़ेगा तो आ बनकर निकल आएगा, ई में बड़ा ई जुड़ेगा तो ई बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये हमने बात कर ली दीर्घ संधि की। अब यण संधि की अगर हम बात करें, तो जो यण संधि होगी इसमें क्या होगा कि आपका ई ओ या ओ या रे, इनके बाद ये पहले शब्द के अंत वाले शब्द हैं, इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, जैसे ई आए या ई आए, तो य बन जाएगा। ठीक, अगर आपका ऊ आए या बड़ा ऊ या छोटा ऊ आए तो व बन जाएगा, या र आए तो आपका री आए तो र बन जाएगा। कहने का मतलब कैसे? देखिए मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे यदि धन अपि है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? यद्यपि। अब यहां पर देखो, इसका जो शब्द होगा यदि, यानी कि ई आ गया छोटा ई प्लस अपि अ, तो ई और अ, यानी कि पहला ई, मैंने अभी आपको क्या बताया, ई उ री के बाद अगर कोई भी स्वर आए, जैसे इनमें अब क्या आ गया अ, तो ये बन गया आपका य। ठीक है, य कोई भी स्वर आए तो य बन जाता है, और अगर ऊ और ऊ आए तो व बन जाता है। ठीक है, और री आए तो आपका र बन जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि आपको उसका संधि विच्छेद करना है, उसके बाद चेक करना है कि आखिरकार इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि सीधे सीधे कि इसमें गुण संधि है या यण संधि है। यण संधि के अन्य अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं, तो अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक। ठीक है, अति धन अधिक, अत्यधिक। देव धन देवी धन आलय, देवालय। ठीक है, ये इसके क्या है? उदाहरण है। वृद्धि संधि की अगर हम बात करें, तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि आपका अ या आ के बाद ए या ए आने पर ऐ हो जाता है, यानी कि अ या आ के बाद ए आए या ऐ आए तो ऐ बन जाएगा आपका। ठीक, और अगर अ या आ के बाद ओ या औ आए तो भी क्या बनेगा? औ बन जाएगा। अब एक उदाहरण देखते हैं इसका, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। जैसे मैं लिखूं सदा धन एव बराबर सदैव। अब देखो सदा, इसमें आ गया, यानी कि इन दोनों में से कोई एक शब्द आए, स्वर आए, प्लस इसमें ए, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए? सदैव। यहां पर क्या आ गया? ए। ठीक है, ये ए की मात्रा आप देख रहे होंगे आई। तो इसी प्रकार से महाधन ओज, महोज। ठीक, मत धन एक, मतैक्य। गंगा धन ओ, गंगोग। ठीक है, तथा धन एव, तथैव। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये आपके उदाहरण हैं वृद्धि संधि के। आई होप कि आपको वृद्धि गुण दीर्घ संधि के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पढ़ा नहीं जाता। भाई उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भाव दर्शाया जा रहा है, यानी कि भाव की प्रधानता है किसकी?
भाव की प्रधानता है। जब भी ऐसा कोई शब्द वाक्य आपको दिखे तो वो भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। हालांकि इसमें थोड़े बहुत कर्मवाच्य भी है, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो भाववाच्य सबसे उपयुक्त होगा। ठीक, देखिए कर्तवाच्य में क्या होता है कि जो कर्ता होगा उसकी प्रधानता रहेगी। ठीक, प्रधानता मतलब जैसे उदाहरण लूं मैं, ठीक है, रमेश केला खाता है, रमेश केला खाता है, तो रमेश की प्रधानता है ना कि वो केला खा रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल कर्तवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट कर्मवाच्य क्या होगा, तो कर्मवाच्य में जैसे मैं एक उदाहरण दूं, पतंग उड़ रही है, इसमें कर्म को प्रधानता दी गई है, उड़ रही है। ठीक है, उड़ रही है, पतंग क्या कर रही है, उड़ रही है, तो कर्म को प्रधानता दी गई है। ठीक, तो इन दोनों में इस प्रकार से। और भाववाच्य मैंने आपको बता ही दिया कि भाव की क्या होती है, इसमें प्रधानता होती है। जैसे मैं बोलूं मुझसे उठा नहीं जा रहा है, या मोहन से टहला भी नहीं जाता, तो इसमें कौन सी जो है आपका वाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वांग्मय गलत है, दृष्टव्य ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सन्यासी, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, वांग्मय में वांग्मय करके लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूत का अर्थ संदेशवाहक है, तो द्यूत का अर्थ क्या होगा, द्यूत आपने पढ़ा होगा, द्यूत मतलब होता है जुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूत और द्यूत आप दोनों ही महाभारत से सीख सकते हैं। दूत, उसमें संजय और श्री कृष्ण शांति दूत बन करके जाते हैं, तो वो दूत यानी कि संदेशवाहक। ठीक है, राजा का संदेश किसी दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं, तो संदेशवाहक हो गया। एंड देन जब वो जुए में सारी चीजें हार जाते हैं तो द्वित, ठीक है, द्वित क्रीड़ा उसको कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फारसी शब्द है, तो फारसी आपका शब्द हो जाएगा हजार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है, तो विनय पत्रिका की आपकी रचना किस भाषा में की गई है, यह आपका ब्रज भाषा में की गई है। रामचरितमानस किस में लिखी गई है, अवधी में लिखी गई है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप क्या ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भूरी भूरी खाक धूल ये किसने लिखी है, तो गजानन मुक्तिबोध, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए उद्गम के आधार पर कई बार आपको ये दिखेगा उत्पत्ति के आधार पर, तो शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उद्गम और उत्पत्ति यानी कि जहां से उनका उदय हुआ, उजागर हुए, ये वो एक ही है अर्थ। तो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए जनरली कई जगह आपको क्या दिखेगा, 3 दिखेंगे, कई जगह 4 दिखेंगे, बट अब जो आजकल मॉडर्न डे में माने जाते हैं ये 5 माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सी। ठीक है, इनमें से कौन कौन, जैसे आपका एक तो देशज विदेशज हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, एक और संकर शब्द में जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण, संक्षेपण का अर्थ है, तो संक्षेपण का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए अनिवार्य तथ्यों का चयन करना। ठीक है, जैसे कोई भी आपने बहुत बड़ी एक रिपोर्ट तैयार करी, उसको संक्षेपण मतलब उसको संक्षेपित अगर आप करोगे तो मेन मेन चीजें जो है उनको आप लिख करके बताओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय। देखिए मैंने हर वीडियो में लगभग बता रखे हैं, क्योंकि प्रत्यय का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्वित। ठीक है, तो तद्वित प्रत्यय आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सॉरी कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, लिख धन आवट, ये क्या बन जाता है आपका, लिखावट, लिखावट। तो देख रहे होंगे कि लिखना एक कर्म है,
क्रिया है वो उसमें जब प्रत्यय जुड़ा आवट तो लिखावट बन गया, तो कृदंत प्रत्यय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जैसे तद्वित प्रत्यय का भी मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं, जैसे धन प्लस वान, इसमें कौन सा प्रत्यय है पूछा जाए तो आप बोलोगे तद्वित प्रत्यय। क्यों? आप देख रहे होंगे धन प्लस वान, इसमें इस प्रकार से शब्दों का क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। ठीक, तो ये अंतर आपको बेसिक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि जो प्रस्तावना है हमारा उसका पर्यायवाची होता है आपका प्राक्तन। देखिए इसको आप लिख करके भी थोड़ा सा याद रखें। क्यों? क्योंकि ये कई बार शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। ठीक है, सर, तीर या बाण आप जानते हैं। कोई आ रहा है इस वाक्य में सर्वनाम है, यानी कि कोई आ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, हमें पता ही नहीं कि निश्चय ही नहीं है कि कौन आ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध, पूंजीवादी, छल छद्म दोनों का प्रतिकार है? तो ये है आपका मंगलेश डबराल। ठीक है, ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलेश डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्दई का अर्थ है, मुद्दई का अर्थ होता है साथियों वादी। ठीक है, यानी कि दावेदार, दावेदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा आपका अलंकार है पूछा गया है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, इन दोनों शब्दों का दोनों जगह क्या है, अलग अलग अर्थ है। ठीक, इस प्रकार के अलंकार में आपका यमक अलंकार होता है। हालांकि मैंने हर वीडियो में बात कर रखी है उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, तो आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। 18 क्वेश्चन है हमारा, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। ठीक, जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं जिनका अपेक्षित अर्थ अभिव्यक्ति, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रूढ़ शब्द यानी कि दूसरों शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं, यानी कि उनको हम तोड़ भी नहीं सकते और वो स्वतंत्र होते हैं। यानी कि जैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे मैं आपसे पूछूं लोटा, क्या ये शब्द यौगिक है? नहीं, क्योंकि लोटा, लो और टा अलग अलग करोगे तो उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि ये किसी से मिलकर बने नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन नहीं है ये पूछा गया है। अब देखिए ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं आखिरकार? जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है कि हवा आपका मुख से रगड़ कर निकलती है। एक तरीके से आप जैसे देखिए क, षटकोण वाला श, श, ह, ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। स, श, श, ये और ह, ये हमारे क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन होगा। अब इनमें से देखिए ये पे ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये अलग है इनमें से। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हम जीके क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से या किस गुण के कारण किया जाता है? तो स्वाभाविकता, सहजता, गतिशीलता, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी। भाषा में जब लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग होता है तो सहजता आती है, गतिशीलता आती है, स्वाभाविकता आती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हमारा जीके सेक्शन स्टार्ट होता है। इट इज इन बोथ लैंग्वेज, यानी कि बाइलिंगुअल ये पेपर आपका है, तो जिसमें भी जो सुटेबल है आप वो पढ़े। अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 टिल विच ईयर गवर्नमेंट प्लान टू प्रोवाइड हाउस फॉर ऑल? देखिए जब ये एग्जाम हो रहा था शायद तब तो इसका उत्तर अलग था, तब तक 2022 तक एक्सटेंड की गई थी, बट अब ये 2025 तक इसको एक्सटेंड कर रखा है। हो सकता है इसको और आगे करें, बट अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं 2025 ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूजा एक्ट का संबंध है, पूजा एक्ट का संबंध आपका है महिला वन शराब, तो भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि आपका कुमाऊं जमींदारी एवं भूमि सुधार
के कार्य इसमें किए गए थे, तो भूमि बंदोबस्त आप इसको कहेंगे, जिसमें मुख्य प्रावधान थे जैसे जमींदारी को मिटाना, जमींदारी प्रथा, भूमि का कानूनी स्वामित्व देना। ठीक है, ये मुख्य कारण मतलब इसके क्या थे, कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, दैट इज निम्न में से कौन सी आकृति सिंह बाघ पशुओं के मध्य पाई जाती? क्या बोला गया है? सिंह बाघ एंड पशु, यानी कि लायन टाइगर एंड एनिमल। तो टाइगर और लायन दोनों एनिमल हैं, तो अगर मैं टाइगर को इस प्रकार से दिखाऊं, लायन को इस प्रकार से, तो एनिमल को इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आसान सा क्वेश्चन था। इन 1919 AD द थर्ड सेशन ऑफ कुमाऊं परिषद वाज हेल्ड, यानी कि जो तृतीय आपका अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का, कुमाऊं परिषद की गठन कब किया गया? 1919 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक, अब देखिए, ठीक, देन इसमें ये कहा गया है कि कहाँ हुआ था, तो तीसरा अधिवेशन पूछा गया था, कोटद्वार में ये हुआ था, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अक्टूबर में हुआ था, 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, 22 से 24। कई बार डेट भी वैसे इतना डीप तो नहीं पूछा जाएगा, बट आप इनमें याद रखेंगे। ठीक है, कुमाऊं के विभिन्न जो आपके मुद्दे हैं उन पर चर्चा यहाँ पर की गई थी। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा। अध्यक्षता किसने करी? जयदत्त जोशी ने करी। दूसरा आपका हल्द्वानी में हुआ था, दूसरा हल्द्वानी। अध्यक्षता तारादत्त रौतेला, सॉरी गैरोला ने करी। तीसरा तो ये आपको पता ही है, कोटद्वार बद्रीदत्त जोशी। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना, 3 काफी हैं जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट आपके ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट इज concurrent list of legislative subject is drawn from which country's constitution, यानी कि जो आपका विधायी विषयों की समवर्ती सूची है कहां से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ये ली गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाईमुड़ी उच्चतम शिखर है कहाँ का? तो ये आपका जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक, एक मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन अलग करता है? तो नीलगिरी हिल्स पहाड़ियां। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर मेल मर्ज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि मेल मर्ज के लिए कौन सा एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? तो लीफ नोट, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे? ये पूछा गया है। तो आपका मोतीराम सनवाल, ठीक, ये इसके सही उत्तर हो जाएगा। इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था 1991 में। ठीक है, 1901 में 901 में इनका क्या होता है? जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। तो मोतीराम सनवाल करके आप इनको याद रखेंगे। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई, पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है आपका 6904 मीटर। देखिए, उत्तराखंड के एग्जाम में आपने देखा होगा कि हर बार एक क्वेश्चन पीक से लेकर कई बार पूछा जाता है। जैसे हाईएस्ट तो आपको पता है कि छोटे छोटे एग्जाम में पूछी जाएंगी, फिर थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ेगा 12th है, ग्रेजुएशन या फिर अन्य पीसीएस, लोअर पीसीएस, तो उनमें अन्य का पूछा जाता है। तो इसमें पूछ लिया गया किसका? पंचाचूली का। कहाँ पर स्थित है ये? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़। नरसिंह देव कत्यूरी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कार्तिकेयपुर टू कहां? तो इसने आपका बैजनाथ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कार्तिकेयपुर, यानी कि जो आपका जोशीमठ था तो बैजनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 2017 ईस्वी में। तो सीधे ही जो भी 2017 थी उसको आप टिक कर लीजिएंगे।
2007। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है, कभी इसके उद्देश्य पूछ लेगा, ठीक है, तो एक बार डिटेल में इसको जरूर पढ़ना। ठीक, हमारा क्या हो गया, अगस्त 2017। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का अब नाम बदल कर क्या रखा गया है, पलायन निवारण आयोग, यानी कि ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, निवारण को ऐड ऑन किया गया है। टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए? आसान सा क्वेश्चन है। जैसे अब ये टाइगर लिखा है, ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूं, इनको ए बी सी डी ई एफ जी के हिसाब से इनको एकत्र कर दो, ठीक है। जैसे सबसे पहले इनमें से पहले क्या आएगा, ई, एफ जी, एच आई, जे के, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो कोई भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर और टी कुछ इस प्रकार से आएंगे और इसमें से कोई भी अपनी जो स्थिति में है नहीं रह रहा है, तो नन ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो इसका जो अध्यक्ष आपका चुना गया था, किसको? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पी विडम को, ठीक है, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो भी थी उसकी संस्था की स्थापना किसने करी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स 1784 को इन्होंने स्थापना करी, किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट संरचनात्मक इकाई अलग करती है? देखिए, जो हिमालय होते हैं उनको अलग अलग, जैसे MBT, MLT, इस प्रकार की जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट, एक बाउंड्री बनाई गई है काल्पनिक, ठीक है, जो इनको अलग करती है। तो ऐसे MBT का इसमें पूछा गया, तो MBT आपका करती है लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये किया जाता है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी, ये पूछा गया है। देखिए, एक बार श्रृंखला को नोट डाउन कर लेते हैं। 6, 17, 39, 72 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब क्या आएगी इसमें? अगर आप इसमें गौर करेंगे, इन दोनों के बीच अगर अंतर निकालें हम, तो कितना आएगा? 17 में से 6 गया, दैट इज 11 का। इसमें से अगर इसको हम घटाएं, इसमें से इसको माइनस कर दे, तो 9 में से 7 गया 2, और 3 में से 1 गया 2। अब 2 में से 9 गया, हासिल लेकर के 9, 3 12, एंड देन 6 में से 3 गया 3। अब इसमें से अंदर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न? पहले 11 को जोड़ा गया, फिर 22 को, फिर 33 को, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 6 44। अब एक काम करते हैं, इसमें 44 जोड़ते हैं। अगर ऑप्शंस में से कोई संख्या आती है तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 को हमने जोड़ा, 4 2 6, 4 7 4 11, 116, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या थी? श्रृंखला थी। इसी प्रकार से आपको देखना पड़ता है, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछे, पहले आप क्या करना, उनका जो है डिफरेंस निकालो, उस सेकंड संख्या से पहली को घटाओ। वो नहीं हो रहा है तो फिर अलग अलग चीजें करो, ठीक है। मतलब हर तरीके से हमें चेक करना है, क्योंकि हर किसी में एक ही लॉजिक नहीं लगेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन उत्तराखंड द फाउंडर ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन है? अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक मानसा था, ठीक है। बाकी क्योंकि इसके बाद पूछा गया है, ठीक, वैसे तो बहुत सारों ने किया था, बट इनमें से पूछा गया है कि जो अजय पाल ने पहले आक्रमण किया उसके बाद किसने किया। निम्न में से उत्तराखंड में
पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, तो इसका उत्तर है लधिया नदी। लधिया नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। काली में ये कहाँ पर मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चूका नामक एक स्थान है, वहां पर ये काली नदी से मिल जाती है। काली नदी जो कि आपका बॉर्डर बनाते हुए आती है भारत और नेपाल का। कहाँ से? काला पानी धारचूला पिथौरागढ़ से। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दाबका नदी की अगर उत्तराखंड में ही बहती है, कोसी नदी के पूर्व में स्थित है। कोसी के पूर्व में, कोसी के पूर्व में ये स्थित है। ठीक है, और ये नैनीताल के गर्म पानी से निकलती है और नैनीताल उधम सिंह नगर यूएस नगर होते हुए ये बाजपुर से राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन 43 है। एक संख्या 3 से अधिक है किंतु 8 से कम है, 6 से अधिक है किंतु 10 से कम है। मान लीजिए वो संख्या x है। पहले जो सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो 3 से अधिक है वो संख्या और 8 से कम है। दूसरी जो कंडीशन दी गई है वो क्या है कि 6 से तो अधिक है लेकिन 10 से कम है। अब आप देख रहे होंगे कि 6 और 8 इनमें कॉमन है, यानी कि 6 से 8 के बीच वो स्थित है। तो 6 और 8 के बीच तो एक ही संख्या आती है, वो है 7। ऑप्शन सी 7 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से वह वो आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है तो वी आकृति की घाटियां उनको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सर्क क्या होती है, सर्क आपका कटोरे के आकार का एक गड्ढा टाइप होता है। ठीक है, गड्ढा टाइप होता है जो कि आपका हिमनद के ऊपर से शुरू होते हैं। ठीक, सर्क ये हो गए। ऐसे फिर हार्न कई बार पूछा जाता है, तो नुकीला पहाड़ इसको कहते हैं, नुकीला पहाड़। ठीक है, एक से या अधिक सर्क मिलने से ये बनते हैं। ठीक है, तो ये अब ध्यान में रखना। वी आकार की घाटियां तो मैंने बता ही दिया। बाकी जो यू आकार की घाटियां होती हैं ये एक चौड़ी और सपाट, यानी कि यू आकार की घाटियां कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं। ये कहाँ पर? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, 3, 5। इस प्रकार से कुछ समीकरण दिए गए हैं, हमें उत्तर निकालना है। जो लॉजिक इन संख्याओं में लग रहा होगा वही क्या लगेगा, इनमें भी लगेगा। तो एक बार हम देखते हैं कि आखिर इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो इसमें अगर आप देख होंगे ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 का अगर हम स्क्वायर करें 5 गुणा 5 तो 25 आ रहा है। और अगर हम 3 का स्क्वायर करें 3 गुणा 3 9 आ रहा है। इनको हम कुछ इस प्रकार से लिखें कि 5 का स्क्वायर पहले में लिख दूं, 3 का स्क्वायर बाद में लिख दूं, तो ये 25 और 0 9 आ गया। ठीक, क्या यही चीज इसमें भी लागू होती है? देखो 6 का स्क्वायर करा 6 6 36, 4 का स्क्वायर है 4 4 16, बिल्कुल इसमें भी लागू हो रही है। क्या इसमें भी लागू हो रही है? देखो पहले 7 का स्क्वायर 7 7 49, 5 25, बिल्कुल लागू हो रही है, तो वो उसमें भी लागू होगी। ठीक है, अब ये चीज हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे। तो 6 और 8 का करें अगर हम, 6 8 8 64, पहले 2 अंक और 6 6 36, इस प्रकार से अगर हम लिखें तो 64 और 36, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कहने का मतलब क्या है, इन संख्याओं में क्या है, 5 का स्क्वायर सबसे पहले हमने करा यहाँ पर लिख दिया, 3 का स्क्वायर करा इस तरफ लिख दिया, ऐसे 6 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, 4 का स्क्वायर यहाँ, ऐसे फिर 7 का स्क्वायर ये, 5 का स्क्वायर ये, तो हमने उत्तर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन कौन थे? तो इसके जो आपके संस्थापक थे श्री महंत इंद्रेश चरण दास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1952 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक, एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आएगा कि संयुक्त प्रांत किसका नाम था। तो ये आसान सा क्वेश्चन समूह ग में पूछा जा सकता है। तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था, बाद में ये चेंज हुआ। कब? आपका 26 जनवरी 1950 से ये नया नाम लिया गया जो कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बना। तो किसने दिया ये? उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना आपका की गई थी 26 जनवरी 1950।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124 के तहत ये कहा गया कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो हेनरी रेमजे था। ठीक है, ये 1856 से लेकर के आपका 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर रहा था। इसको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? तो 338A। ठीक है, जनजाति आयोग पूछा गया है। ठीक है, राज्य यानी कि ST, तो 338A बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं 338 की बात करें, सिंपल 338 की बात करें तो ये आपका होता है SC से। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ठीक, OBC की बात करें तो 338 भी। ठीक है, इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज के 50 क्वेश्चन को ही इस पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको अपलोड देखने को मिलेगा, तो अन्य वीडियोस आप तब तक देखिए। ठीक है, विदा लेते हैं इस वीडियो में, जुड़े रहें। बाकी आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। PDF GK सीरीज सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद।